दोस्तों जब बात आती है मिर्जापुर की, सबके दिमाग में कालीन भैया, मुन्ना भैया और गुड्डू भैया का ही नाम जहन में आता है। लेकिन इन तीनों के साथ एक ऐसा भी कैरेक्टर था जिसकी बात बहुत कम लोग करते हैं और ये कैरेक्टर इन तीनों कैरेक्टर्स जितना इम्पोर्टेंट तो नहीं था, लेकिन इसका कैरेक्टर ग्राफ बहुत ही इम्प्रेसिव था और वो कैरेक्टर है मकबूल का। सीजन 2 में हम मकबूल को एक डायरी लिखते हुए देखते हैं। लिखा उर्दू में है, लेकिन अगर हम इसका ट्रांसलेशन देखें तो लिखा है अभी तक कुल 41 मारे और आज एक मारा तो टोटल हुए 42। यानी मकबूल ने अभी तक 42 लोगों को मारा था और वो ये सब चीजें डायरी में लिखता था। मकबूल एक रिलीजियस इंसान था और इस डायरी में वो हर रोज अपने बुरे कामों के बारे में लिखा करता था ताकि वो खुदा को अपने सभी बुरे कामों का हिसाब दे सके। इतना ही नहीं, जब मुन्ना मकबूल की अम्मी को मारता है तब अगर आपने नोटिस किया हो, मकबूल वो डायरी अम्मी की कब्र पे ही छोड़ देता है, क्योंकि अम्मी के मरने के बाद अब इसके आगे उसे अपने बुरे कामों का किसी को भी, यहाँ तक कि अल्लाह को भी जवाब देने की जरूरत नहीं महसूस हो रही थी। यानी इनडायरेक्टली हमें डायरेक्टर ने इंडिकेशन दिया था कि अब मकबूल कुछ ऐसा काम करेगा जिसे उसने अपनी लाइफ में कभी सोचा भी नहीं होगा। उसके बाद मिर्जापुर के दोनों सीजन्स में बाऊजी के प्रेजेंस में मकबूल को एक बार भी बैठा हुआ नहीं दिखाया है। मिर्जापुर के सेकंड सीजन के लास्ट एपिसोड में बाऊजी के मरने वाले सीन में वो पहली बार बाऊजी के सामने बैठा हुआ दिखाया है, जो डायरेक्टर का तरीका है ये दिखाने का कि अब मकबूल त्रिपाठी खानदान का वफादार नहीं रहा और वो बगावत पे उतर चुका है। ये तो कुछ भी नहीं, ये कालीन भैया और मकबूल का क्लिनिक वाला सीन किसे याद नहीं होगा। जब भी कुछ करने जाते हैं 2 मिनट में ठहर जाते हैं। अच्छा, लेकिन इस सीन की ये खास बात है कि ये पूरे दोनों सीजन में पहली बार था जब मकबूल कालीन भैया के साथ यानी बराबरी में बैठा था। इसके पहले सिर्फ वो लोग गाड़ी में ही बराबरी में बैठा करते थे, बाकी सभी टाइम मकबूल कालीन भैया के पीछे ही खड़ा दिखाया गया है। दोस्तों ऐसी ही 25 डिटेल्स हम मिर्जापुर सीजन 2 की इस वीडियो में देखने वाले हैं। मिर्जापुर के दोनों सीजन एक से बढ़ के एक थे। इसके फर्स्ट सीजन की डिटेल्स का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज उसे जरूर चेकआउट करना। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधे पॉइंट पे। अमर हैं, चूतिया नहीं है। हाँ भैया जी। अब इस सीन में सब लोग गुड्डू पंडित के नाम के नारे लगा रहे होते हैं और गुड्डू बबलू पंडित का नारा लगाता है। जो फर्स्ट सीजन के इस सीन का कॉल बैक था जहां गुड्डू एक दिन दोनों के नाम का नारा लगाने की बात करता है। लो गुड्डू भैया बोलेंगे वो अलग। क्या आपने ये नोटिस किया कि सेकंड सीजन में गुड्डू और मुन्ना दोनों एक जैसा सपना देख नींद से जागते हैं। जब मुन्ना नींद से उठता है उसके पहले वो गुड्डू को मार रहा है ऐसा सपना देख रहा होता है, और जब गुड्डू उठता है तो वो भी मुन्ना को मार रहा है ऐसा सपना देखते हुए नींद से जाग जाता है और मुन्ना समझ के डॉक्टर को ही पकड़ लेता है। फिर आते हैं एकदम क्लाइमैक्स की तरफ जहाँ गुड्डू मुन्ना को गोली मारता है। उससे पहले गुड्डू बोलता है, हम वेट ही कर रहे थे कब आप आँख खोले और हम वेट ही कर रहे थे कब आप आगे खोले। और यही सेम डायलॉग फर्स्ट सीजन में मुन्ना ने गुड्डू को मारा था जब वो बबलू को मारता है। नहीं, हम वेट ही कर रहे थे कि कब लोग आप आंखें खोलें और कब हमें। उसके बाद सबको पता है कि मौर्या जी आइसक्रीम के कितने बड़े शौकीन हैं और उसमें भी वो सिर्फ वेनिला आइसक्रीम ही खाते हैं। अरे स्ट्रॉबेरी है सर, वनीला से थोड़ा आगे बढ़िए, खा के देखिए। लेकिन जब मौर्या जी गुड्डू का एनकाउंटर करने की बात करते हैं तब आईजी साहब बोलते हैं आइसक्रीम मंगवाएं। तब मौर्या जी बोलते हैं काम होने के बाद इस बार बटर स्कॉच। आइसक्रीम खाओगे मंगवाएं सर, काम होने के बाद इस बार बटर स्कॉच। वेनिला से डायरेक्ट बटर स्कॉच, आखिर क्यों बताता हूँ, क्योंकि डायरेक्टर यहाँ मौर्या जी अब बदल चुके हैं, इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। जब मौर्या जी मिर्जापुर में एंट्री लिए थे तब दबंग वाले सलमान खान थे और सिर्फ वेनिला आइसक्रीम ही खाते थे, लेकिन फिर उनकी दबंगई कालीन भैया निकाल देते हैं और फिर मौर्या जी कभी इस साइड कभी उस साइड, दोनों साइड खेल के सेफ रहने की कोशिश करते हैं और उनकी यही स्ट्रेटेजी चेंज डायरेक्टर ने आइसक्रीम के फ्लेवर के थ्रू दिखाई है और ये चेंज इतना इम्पोर्टेंट था कि इस पूरे एपिसोड का नाम ही बटर स्कॉच रखा गया है। फिर फर्स्ट सीजन में जब मुन्ना से गन का बिजनेस गुड्डू और बबलू के पास आता है तो वो उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। थोड़ा स्टाइल बदलना पड़ेगा कालीन भैया। इन बुलेट्स के काम के लिए आप औरतें और बच्चों को रख लीजिए। औरतें टाइम से अपना काम भी खत्म करेंगी, उनको अपने घर जाके अपनी रसोई और अपने बच्चों को भी संभालना होता है। और एक घड़ी लगवा दीजिएगा कहीं पे।
जो हमें फर्स्ट सीजन में देखने भी मिले थे। यहाँ मर्दों की जगह औरतें और यहाँ घड़ी आ जाती है। लेकिन फिर जब सेकंड सीजन में मुन्ना गन का बिजनेस फिर से टेक ओवर करता है, गुड्डू और बबलू ने किए चेंजेस कैंसिल करके मुन्ना फिर से पहले से चलता आया सिस्टम वापस लाता है। ये घड़ी यहाँ से गई और इन औरतों की जगह वापस मर्द काम पे लग जाते हैं। फिर चौथे एपिसोड में मुन्ना और शरद से फाइट में गुड्डू को शरद उसके ही क्रचेस से मारता है। तब गुड्डू की राइट आंख के ऊपर और नीचे घाव होता है और फिर उसके बाद से पूरे सेकंड सीजन खत्म होने तक हम गुड्डू के राइट आंख पे ये मार्क देख सकते हैं। वेरी स्मॉल बट नाइस अटेंशन टू डिटेल। लास्ट एपिसोड में बाऊजी को मारने के लिए रधिया बीना को एक चाकू देती है, जिससे बीना बाऊजी को मारती है। ये वही सेम चाकू है जिसे फर्स्ट सीजन में बाऊजी बीना को राजा को सजा देने के लिए देते हैं। इस सीरीज में ऐसे बहुत से सीन्स हैं जो कैमरा एंगल और कुछ एडिटिंग ट्रिक्स से एकदम इम्पैक्टफुल बनाए हैं, जैसे ये सीन। अब ये सीन मैं तो साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ, लेकिन सीरीज में ये दोनों सीन एक के बाद एक इंटरकट, यानी एक बार बीना वाला सीन, फिर बीच में ही गुड्डू वाला सीन, फिर वापस बीना वाला सीन, ऐसे एक के बाद एक टुकड़ों में दिखाए हैं। अब इन दोनों सीन्स का वैसे तो एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, सिवाय एक के कि ये दोनों भी कैरेक्टर्स त्रिपाठियों से परेशान है। एक उनकी वजह से स्ट्रगल कर रहा है और दूसरी उनकी वजह से प्रेशर में है। और यहाँ एडिटिंग स्टेज पे इंटरकट यूज करके डायरेक्टर ने ये सीन बहुत ही इम्पैक्टफुल बनाया है। फिर अगला सीन बेहतरीन कैमरा एंगल की वजह से बहुत इम्पैक्टफुल बना है। इस सीन में जब बाऊजी बीना के बेडरूम में आते हैं, बीना का फेस कैमरा की तरफ होता है और बाऊजी को जानबूझकर आउट ऑफ फोकस दिखाया है, ताकि इस सीन में हम बीना के फेस पे जो टेंशन है उसे देख सके और उसकी घुटन हम भी महसूस कर सके। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि बहुत से व्यूअर्स मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि भाई इतने डिटेल्स कौन देखता है, नॉर्मल पब्लिक डिटेल्स नहीं एंटरटेनमेंट देखती है। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि भाई मानता हूँ डिटेल्स सब लोग नोटिस नहीं करते, रादर उनको परवाह भी नहीं होती इन डिटेल्स की, लेकिन ऐसी डिटेल्स की वजह से ही कोई भी सीन, कोई कैरेक्टर हमारे दिल को छू जाता है। नॉर्मल सी लगने वाली स्टोरी भी अच्छे प्रेजेंटेशन की वजह से इंटरेस्टिंग बन जाती है। फिर भले ही आप उस पे किया हुआ डिटेल काम ना नोटिस करो, लेकिन अगर डिटेल से काम हुआ है तो एनिमल और विक्रम जैसी फिल्में बनती हैं, और डिटेल्स पे काम नहीं किया तो गणपत और आदि पुरुष जैसी फिल्में बन जाती हैं। और मेरा काम यही है कि डायरेक्टर की ऐसी मेहनत को आप तक पहुंचाऊं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भले ही आप मेरे वीडियोस को लाइक मत करना चलेगा, लेकिन डायरेक्टर की मेहनत को जरूर अप्रिशिएट करें। तो ठीक है भाई लोग, अब वापस आते हैं डिटेल्स की तरफ। ये वाला डिटेल मैंने फर्स्ट सीजन के वीडियो में भी बताया था कि बाऊजी जो भी टीवी चैनल पे देख रहे होते हैं उसका डायरेक्ट कनेक्शन यानी सेम वही सिचुएशन उस एपिसोड में भी चल रही होती है जो इस सीजन में भी हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल सेकंड सीजन के फर्स्ट एपिसोड में गुप्ता जी जब कालीन भैया को मिलने आते हैं तब, लेकिन हर जंगल के अपने नियम होते हैं और वहां रहने वाले हर जानवर को उनका पालन करना पड़ता है, सिवाय शेर के। और हमें मिर्जापुर के शेर कालीन भैया के दर्शन होते हैं। शहर और जंगल में सबके लिए एक ही कानून है, लेकिन मिर्जापुर के राजा कालीन भैया और जंगल का शेर, इनके लिए कोई कानून अप्लाई नहीं होता। फिर थर्ड एपिसोड में जब इस गंदे दांत वाले बंदे के दांत गुड्डू मुन्ना के पास भेजता है, तब यहाँ जानबूझ के पोस्टमैन की कास्ट के लिए दांत टूटे हुए एक्टर का कास्टिंग किया गया है, ताकि ये डायलॉग यहाँ पे फिट बैठ सके। दांत है, लगा दे तुम्हारे मुंह में। उसके बाद सेकंड सीजन की स्टार्टिंग में ही डायरेक्टर ने गोलू और डिम्पी के कैरेक्टर की इस सीजन की डायरेक्शन क्लियर कर दी थी। जब गुड्डू, डिम्पी और गोलू के छुपी हुई जगह पे रद्दी वाला और पुलिस आता है, तब उस बवाल में गोलू तो उस पुलिस वाले को मार देती है, लेकिन डिम्पी रद्दी वाले को नहीं मार पाती, उसे छोड़ देती है। यहाँ डायरेक्टर ने उनके इस एक्ट के थ्रू उनकी इस पूरे सीजन की जर्नी की डायरेक्शन तय की थी। इसीलिए गोलू जो पुलिस वाले को मारती है वो आखिर तक रिवेंज के रास्ते पे ही चलती है, और डिम्पी जो उस रद्दी वाले को छोड़ देती है, रिवेंज के पीछे ना जाके नॉर्मल लाइफ जीने लगती है। उसके बाद सेकंड सीजन में बहुत सारे थ्रोबैक सीन्स हैं जो फर्स्ट सीजन की याद दिलाते हैं। सेकंड सीजन के इस सीन में गोलू ब्लैक नील पॉलिश लगा रही होती है, जो हमने फर्स्ट सीजन के इस सीन में भी देखा था। उसके बाद शरद का ये डायलॉग, और अखंडा के सामने पूरा फेलियर हो गया। ये उसकी फेलियर बोलने की आदत उसके पिताजी यानी रति शंकर शुक्ला से उसे आई थी। फेलियर हो गए भौंस,
फिर इस सीन में गोलू शेकू नाई के सलून से स्वीटी कूल क्रीम लेती है, जो फर्स्ट सीजन के स्वीटी के कैरेक्टर का कॉल बैक था। उसके बाद जैसे फर्स्ट सीजन में 2.5 मिनट का सिंगल टेक यानी इस सीन में एक भी कट नहीं था, वैसे ही सेकंड सीजन में भी 3 मिनट का एक सिंगल टेक है। इस सीन में बोट से मुन्ना के आदमी लाला को मारने आते हैं। वो लाला के आदमियों से छुप के लाला की हवेली तक जाते हैं और फिर दीवार चढ़ के लाला के रूम तक जाते हैं और लाइट का कनेक्शन ऑफ करते हैं। ये पूरा सीन सिंगल टेक था। ये डायरेक्शन टीम के बेहतरीन कोऑर्डिनेशन का एक अच्छा एग्जांपल था। उसके बाद गुड्डू भैया का गुस्सा उनकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। स्ट्रेंथ इसलिए क्योंकि गुस्से में वो कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो वो नॉर्मली करने की सोचेंगे भी नहीं, और इसी अनप्रेडिक्टेबल नेचर की वजह से लोग उनसे खौफ खाते हैं। जिस टाइप के आदमी है ना लाला, उसमें दिक्कत यही है कि हमें खुद नहीं पता कि हम कब क्या करेंगे। लेकिन गुड्डू भैया अपना गुस्सा कंट्रोल करना भी जानते हैं, और अगर आप ठीक से नोटिस करो तो ऐसा करते समय वो अपने हाथ पीछे मोड़ के खड़े हो जाते हैं। ये फर्स्ट सीजन में और ये सेकंड सीजन में। चलिए भाई साहब, अब आते हैं कुछ थ्योरीज पे। थ्योरी नंबर 1, आखिर ये रॉबिन है कौन? बहुत लोगों ने इस पे थ्योरी वाले वीडियोस बनाए। किसी ने बताया ये कालीन भैया का लड़का हो सकता है, किसी ने बोला ये शरद शुक्ला का भाई यानी रत्ती शंकर शुक्ला का लड़का हो सकता है, जो अपने बाप का बदला लेने गुड्डू की फैमिली में घुस रहा है। लेकिन मुझे एक तीसरी पॉसिबिलिटी कुछ ज्यादा ही पॉसिबल लग रही है। हो सकता है कि ये अजीत ठाकुर यानी बाऊजी के पहले जो मिर्जापुर के बाहुबली थे उनका कोई फैमिली मेंबर हो। आपको याद ही होगा कि फर्स्ट सीजन में फ्लैशबैक वाले सीन में हमने देखा था कि बाऊजी इसी अजीत ठाकुर को पेल के मिर्जापुर की गद्दी पे बैठते हैं। तो क्या पता ये रॉबिन जो हमेशा अपनी आइडेंटिटी छुपाते आया है, ना ही रॉबिन है ना ही कोई राधे श्याम अग्रवाल, तो ये रॉबिन ठाकुर हो सकता है। अब भाई यहाँ मैं सही भी हो सकता हूँ और गलत भी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एक प्रेडिक्शन है और इसके सही या गलत होने के 50-50 चांसेस है। ये भी ठीक है। अब आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एक बहुत ही बड़ा टॉकिंग पॉइंट था मिर्जापुर के फैंस का कि क्या इस सीजन में हमें मुन्ना भैया देखने मिलेंगे। तो इस पर थ्योरीज तो बहुत बनी, जिनमें से ज्यादा वायरल हुई थी वो ये थी कि मुन्ना भैया ने गोलू की गन राइट से लेफ्ट में करी, तो शायद मुन्ना भैया का हार्ट लेफ्ट में नहीं राइट में था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया और वो पक्का बच गए होंगे। और फिर उनका वो फेमस डायलॉग भी तो है, फिर भी मरे नहीं हम, हिंदी फिल्म के हीरो हैं बे हम अमर हैं। तो थ्योरीज तो बहुत चल रही है और मेरी तरह सभी फैंस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सीजन 3 में मुन्ना भैया होने चाहिए। लेकिन रिसेंटली दिए एक इंटरव्यू में खुद मुन्ना भैया यानी एक्टर दिवेंदु शर्मा ने बताया कि वो सीजन 3 में नहीं दिखने वाले। But on Humans of Bombay, I shall declare that I am not part of Mirzapur season 3. So many heartbreaks. जी हाँ भैया, दुखी तो मैं भी हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत कम कैरेक्टर्स होते हैं जो मेन कैरेक्टर ना होते हुए भी इस तरह का इम्पैक्ट डाल पाते हैं। लेकिन क्या पता ये मेकर्स की कोई स्ट्रेटेजी हो और हमें सीजन 3 में मुन्ना भैया के रूप में एक बड़ा सरप्राइज मिले। हिंदी फिल्म के हीरो हैं बे हम। जलवा है हमारा। चाचा चाचा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।